ठीक है गाइज, सो आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेकेंड लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट। अभी लेकिन काफी कम लोग आए हैं यार, अभी 13 ही जने आए हैं। मतलब अभी मैं क्वेश्चन भी नहीं करा सकता ना कि क्वेश्चन दे दूं, लेकिन काफी कम बच्चे आए हैं अभी तक। कोई बात नहीं गाइज, कल वाली बातें इतने एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नहीं यार, फिर लोग पूछते हैं मुझसे, फिर मुझे बीच बीच में मैसेज करते हैं कि सर आज क्या करा रहे हो, आज क्या करा रहे हो। कैंसिल कर देते हैं इससे। चलो अच्छा, घर जाके एक बात तो बताओ कि बनाए थे किसी ने वो जो वाला छोड़ दिया था हमने तुम्हारे लिए, एक्सटर्नल डिवीजन वाला। एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला डिराइव किया था किसी ने, आया किसी का? चलो मृदुल ने किया भाई, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम मृदुल सच बोल रहे हो, है ना। अक्षत ने भी किया, नाइस, ठीक है। निधि तुमने किया, बातें करने को कह रही थी तुम। अच्छा, राघव ने भी किया, फाइन, बढ़िया भाई बढ़िया। झूठ बोल हाँ, झूठ बोलकर भी तुम्हारा ही नुकसान है, फाइन। देखो अभी कम ही लोग आए हैं, है ना। 2-4 मिनट आ रहे हैं भाई, 21 जने आ गए हैं, 5-6 जने जैसे आ जाएंगे स्टार्ट कर देंगे, है ना। पन्ने पलट लेते हैं, है ना, पन्ने पलट लेते हैं और क्या करेंगे। कोऑर्डिनेट ये भाई सबको आता है, ठीक है ना। अब इसमें दोबारा मत पूछना भी है तो भाई एक बात बताओ, कल वाले लेक्चर में किसी को कोई बात जो समझ ना आई हो, है ना, इस वाले डायग्राम में कौन सा पॉइंट कहाँ था, है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे। गाइज इस वाले डायग्राम में जो क्यूब बन रहा है या जो क्यूबॉइड बन रहा है ना, उसके हर पॉइंट का तुम्हें पता होना चाहिए, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि सारी कहानी हम वहीं से बनाएंगे आगे, ठीक है ना। ये मुझे लगता है तुम्हें समझ आया होगा, कल हमने बहुत सारा समय लगाया था इस पे। 3 डायमेंशनल प्लेन भी हमने समझा था, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी समझ लिया था। फिर ऑक्टेंट्स वाला क्लियर समझा था कि भाई 8 ऑक्टेंट्स कैसे बन रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से कौन से वाला है, ये हमने समझा था। फिर भाई इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के पहले हमने फॉर्मूले लिखे। फिर मैंने गलती से सवाल पूछ लिया कि भाई किस किस को इसका प्रूफ आता है, तो काफी लोगों को नहीं आता था। फिर गाइज हमने इसका प्रूफ किया, है ना, इसका हमने क्या किया, प्रूफ किया। इंटरनल वाला मैंने खुद किया था, एक्सटर्नल वाला मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था। उम्मीद है तुम सब लोगों ने किया होगा, है ना। तो अब देख लेते हैं हमारे पास कितने जने आए हैं। हाँ, काफी लोग आ गए हैं गाइस, हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो चलो गाइस, आज का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज देखो, कल हमने वेक्टर्स, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स टॉपिक का नाम लिखा, लेकिन वेक्टर्स की कोई बात नहीं करी, क्योंकि हम पहुंच ही नहीं पाए वेक्टर्स पे, है ना। आज पहुंचेंगे भाई, आज वेक्टर से शुरुआत करते हैं। तो देखो 12th वाले बच्चे हो तो उम्मीद है फिजिक्स वाले सर ने 11th की पहली क्लास में तुम्हें वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया होगा, है ना। देखो क्या होता है, तुम्हें पता है वेक्टर्स के बारे में काफी कुछ जानते हो, कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है ना, डायरेक्शन भी है, उस ऐसी एक क्वांटिटी को क्या कहते हैं, उसे ही क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर। तो ग्रीन पेन से लिखूं या फिर व्हाइट से? व्हाइट से लिखते हैं। वेक्टर क्या होता है? अ क्वांटिटी that has magnitude as well as direction। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी अगर हम लोग मान लो गेम खेल रहे होते, है ना, और तुम्हें स्टंप्स पे बॉल मारनी होती, मान लो क्रिकेट ही खेल रहे हैं, ठीक है ना, तुम लोग कहीं पे फील्डिंग कर रहे हो और तुम्हें स्टंप्स पे बॉल मारनी है, तो भाई तुम्हें बॉल को किसी फोर्स से मारना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छी लगती है, फिजिक्स वाले बोलते हैं तुम्हारे पास मैथ्स है, आता होगा। नहीं नहीं भाई, देखो अगर ऐसा है तो इसमें बेसिकली मैं बता देता हूँ गाइज, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मेरे से किसी ने कहा है कि, देखो मैं पढ़ जाता हूँ, किसने कहा है, अदिति ने कहा है ना,
अदिति कह रही है कि फिजिक्स वाले कह देते हैं कि तुम मैथ वाले तो तुम्हें आता होगा, है ना, मतलब स्कूल में या फिर टीचर्स ऐसे कह देते हैं, और मैथ वाले कह देते हैं कि भाई फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा तुम्हें आता होगा। और बेसिकली हुआ क्या, हमें कहीं भी नहीं आता, ना फिजिक्स वाले ने पढ़ाया ना मैथ वाले ने पढ़ाया। भाई ऐसा काम नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। मैथ्स में हम बहुत बेसिक से सीखेंगे और कंसेप्ट क्लियर करते हुए सीखेंगे, ठीक है गाइस। तो मैं बात कर रहा था वेक्टर की। देखो मान लो हम एक गेम खेल रहे हैं, कुछ ऐसे, अब देखो क्या हो सकता है ना, जैसे कोई तुमसे पूछे तुम्हारा वेट कितना है ना, कह दोगे कि यार सर 60 किलो 70 किलो, जिसका जितना भी भार उतने उतना बता दिया। देखो गाइस इसके पास ना सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 60 इज अ नंबर जो उसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है ना। इसके पास डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन होने का क्या मतलब है, जैसे मान लो तुम गेम खेल रहे हो, है ना, क्रिकेट खेल रहे हो। अब तुमने बॉल मारी, बॉल उठा के फेंकी, तो तुमने बॉल को किसी एक फोर्स के साथ फेंका होगा, है ना। जितने फोर्स के साथ फेंका वो उसका मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में फेंका, बिकॉज बॉल ऐसा तो है कहीं ना कहीं तो फेंकी होगी ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंकी होगी, है ना। तो फिर जब हमने बॉल को थ्रो किया एक फोर्स के साथ, तो फिर उसके पास दोनों ही चीजें हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। तो बेसिकली हम फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और इसे वेक्टर्स कैसे जनरेट होंगे, कैसे कैसे वो मूव करेंगे और उस पर ध्यान देंगे, ठीक है गाइज। तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। अब देखो नॉर्मली इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए और ये बी, ए और बी, ठीक है ना। अब ए बी जो है, ए बी एक वेक्टर है, इसको लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है। देखो गाइस इसमें कुछ कुछ बातें हिडन होती हैं जो हमें समझ जाना चाहिए। ये जो है इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ए जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, या हम कहें इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। और बी जो है इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, टर्मिनेटिंग पॉइंट, या कह सकते हैं फाइनल पॉइंट। हाँ हाँ यश यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बी इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है। तो देखो इसके पास एक लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, जिससे कहेंगे हम इसका मॉड्यूलस। जो इसकी लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस, ठीक है ना। और तुम देखोगे कि यार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसके पास, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर ये इसका क्या हो गया, ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसे कहा जाता है वेक्टर। देखो अगर वेक्टर ए बी है, ठीक है ना, इसके पास दो चीजें हैं, एक तो इसका मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, मॉड्यूलस लगाया, मॉड्यूलस तुम जानते ही थे। अगर तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में रिस्पेक्ट में बात करो, किसी पॉइंट का मॉड्यूलस क्या होगा भाई, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस होती थी, यही बातें हम यहाँ पे रिपीट भी करेंगे। और यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी होगा, जिसे हम कैप से डिनोट करेंगे, ए बी इंटू, जैसे ए बी और इसका कैप। अब ये जो चीज है ना, ये यार इसकी डायरेक्शन बता रही है, ये क्या बता रही है, इसकी डायरेक्शन बता रही है ना। इसे हम रीड क्या करेंगे, वेक्टर ए बी। रीड कैसे करेंगे, प्रत्युष में अच्छा हूं भाई, सब लोग अच्छे होंगे, है ना। इसे रीड कैसे करेंगे, वेक्टर ए बी। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ। भाई इसका मैग्नीट्यूड हुआ डिस्टेंस जो, अच्छा नोट भाई, मैं समझ गया, नोट करते हुए चलना भाई लोग, ठीक है ना, नोट करते हुए साथ साथ चलना। देखो जहां से वेक्टर शुरू हुआ और जहां पे वेक्टर खत्म हुआ, ठीक है ना, वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट
इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बात समझ आई भाई? जहां से वेक्टर शुरू हुआ और जहां पे वेक्टर खत्म हुआ, है ना, उसे कहा जाता है वेक्टर। गाइस देखो, अभी जब तुम लोग इंजीनियरिंग करोगे, है ना, तो ये जो लगाया है ना मैंने, ये इसका बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। इनफैक्ट इसका रेशियो भी फिक्स होता है कि भाई ये कैसे बनेगा। ये कुछ ऐसा होता है, ये 3 होती है लेंथ, ये 2 होती है। 3:2 का रेशियो होता है गाइस, है ना। और ईडी के जब तुम पहली शीट बनाओगे तो तुम्हारे जो ईडी वाले सर होंगे इधर ही गोले लगा देंगे। हम तो यहाँ पे कैजुअली बना देते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता है ना, उसमें इस चीज की भी वैल्यू होती है ना। एग्जैक्ट ऐसा आप ऐसे नहीं बना सकते कि ऐसे ही बना दिया या कैसे भी बना दिया, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम नहीं करेंगे। हाँ, एरो की बात होती है भाई, है ना। आर्ट्स इंजीनियरिंग नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग करके एक सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ईयर में आ जाता है ना। उसके बाद इसका एक्सटेंशन होता है मशीन ड्राइंग में, एमडी जिसे कहा जाता है, लेकिन इनिशियली ईडी होता है। 3:2 का रेशो होता है ना। तो गाइज हम ये चीजें एज ग्रांटेड लेके बना देते हैं, लेकिन इसका जो इम्प्लीकेशन है वो बाद में समझ आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एरो क्या इंडिकेट करता है? एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन। ठीक है भाई, एरो क्या इंडिकेट करता है? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। भाई मैंने एक दिन तुम्हें बताया था कि अननेसेसरली मैसेज मत करो, इससे टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है, कंसंट्रेशन लूज होता है ना। तो ऐसा मत करो, सिर्फ फोकस करो, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर, तो देखो कल हम एक बात समझ के आए थे। अब देखो हम 3 डायमेंशन पे ही बात खेलेंगे। ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस था, से एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, है ना। कह देते हैं पहले ऑक्टेंट ही है, ठीक है ना, कल हमने सीखा था। एक पॉइंट इसमें कहीं हम 3 डायमेंशन में बना देते हैं। देखो एक पॉइंट P में इसमें बना रहा हूं, ये एक पॉइंट क्या है? पॉइंट P, ठीक है ना। अ पॉइंट P इन स्पेस। क्या सब लोगों को दिखा कि ये जो पॉइंट P है इज इन, ये स्पेस में है, हवा में ये पॉइंट है P, ठीक है ना, विद कोऑर्डिनेट्स x y z। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स हैं इसके x y और z। तो देखो मान लो तुम अर्जुन हो और यहां बैठे हो, ये क्या है? ये पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है ना। ये पॉइंट है O और ये है ओरिजिन। तुमने तीर चलाया ओरिजिन से और तीर जाके P पे मार दिया। क्या ये नीला तीर जाके लग गया P पे, है ना। तो फिर ये एक वेक्टर बन गया यार। इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास एक डायरेक्शन भी है ना, क्योंकि P पॉइंट जहां होगा तुमने तीर वहीं मारा जाके, ठीक है ना। तो देखो हम क्या कह सकते हैं कि OP जो है ये एक वेक्टर है। ओपी हमारा क्या बन चुका है? हाँ, मछली की आंख कह दो, किसी की भी आंख कह दो, ठीक है ना, मछली की आंख हो गई। देखो ओपी हमारा क्या बन चुका है? एक वेक्टर बन चुका है। इसमें इनिशिएटिंग पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है इसका? इनिशियल पॉइंट है भैया इसका O, और टर्मिनेटिंग पॉइंट है इसका भाई P, ठीक है। तो मुझे बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने बताना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या मैं उसे मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं? देखो गाइस, मैग्नीट्यूड लिखने के लिए ये तरीका बनाया गया है। आप ओपी लिखो, 2 डंडे में डाल दो, ठीक है ना। वो क्या कल ही हमने सीखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब इस ओ पॉइंट और इस पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होगी वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्या ये बात समझ आई? ठीक है भाई।
ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन पे धीरे धीरे आएंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन को भी धीरे धीरे वैसे तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, लेंथ ऑफ ओपी होगी, ठीक है। अच्छा देखो, मैं तुमसे पूछूं कि मान लो ये हमारा एक 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं कितने वेक्टर बना सकता हूँ यार उसे, मुझे बताओ कितने वेक्टर बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं यार, कुछ भी बना लो। अरे कोई सा भी पॉइंट होगा, ये तीर मार दे, अरे आंख बंद करके तीर मार दो, है ना, आंख बंद करके तीर मार दो, कहीं भी मार दो, ठीक है। तो यार ये सारे वेक्टर ही होंगे, क्योंकि इनके पास इनका मैग्नीट्यूड भी होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होगा वो तीर। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? क्लियर हो गया ना इतनी बातें? अब देखो, अब एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ध्यान से समझना गाइस, ध्यान से, बहुत धीरे धीरे हमें समझना है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। देखो, कोसाइन का मतलब होता है कॉस, है ना, कोसाइन का मतलब कॉस। अब जरा ध्यान दो, ये हमारे पास ये P पॉइंट मैंने स्पेस में बना दिया। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस कह देता हूं उसे, कुछ भी कह सकते हो भाई, घबराना मत। तुमने अगर इसे जेड कह दिया कोई बुरी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट सही लगाना बस, जेड एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट है भैया P। देख, मैं यहां बैठा था, ठीक है ना, मैंने तीर मार दिया, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो, है ना, इमेजिन करो कि जिस कमरे में तुम बैठे हो, उस सामने वाली दीवार के नीचे वाले कोने से एक तीर निकल के आया और ऊपर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके लग गया, एक इमेजिनरी पॉइंट हवा में मान लो, है ना, या अपना हाथ ही कह दो, उसमें जाके वो तीर लग गया। क्या हर किसी का तीर उसके हाथ पे लग गया? मुझे बताओ, क्या दर्द हुआ? नहीं हुआ सर, क्योंकि तीर वास्तव में नहीं था, है ना। रूम के पंखे पे मार दो, अरे कहीं भी मार दो यार, तीर रहता कहीं भी मार सकते हैं, है ना। मैं ये चाहता हूं कि तुम इमेजिन कर पाओ, वो जो 3 एक्सेस तुम्हें दिख रहे हों, उसके साथ क्या वो एक एंगल बना रहा होगा? देखो, जो तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा फ्लोर है, ये वाला, मैं एक काम करता हूं, देखो ये अच्छा नहीं बन रहा है यार, ऐसे दिख नहीं रहा अच्छा। मैं जैसे सोच रहा था, मान लो बस इतना कर देते हैं, ठीक है ना, बस। नहीं नहीं, कोई नहीं, हो गया भाई। देख, ये तुम्हारा फ्लोर है, ठीक है ना। अब देख, फ्लोर की 2 दीवारें हैं, मतलब एक तो फ्लोर की 2 साइड है, एक तो ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, ठीक है। तो वो जो तीर बना, वो इसके साथ एक एंगल बना रहा है, वो इसके साथ एक एंगल बना रहा है, और वो इसके साथ भी एक एंगल बना रहा है। मतलब वो जो वो जो तीर निकल के आया, वो इन 3 दीवारों के साथ 3 डिफरेंट एंगल बना रहा है। कितने लोगों को ये 3 डिफरेंट एंगल समझ पाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ठीक है भाई। देखो, सपोज ओपी हमारे पास एक गिवन वेक्टर था, गिवन वेक्टर था विथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, with coordinates of point P, x, y, z। भाई देख, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं x, y और z, ठीक है। देखो, अभी अभी हम सीख के आए मॉड्यूलस ऑफ ओपी, क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा? क्या ये बात समझ आई? ठीक है। अब देखो, ओपी ने, ओपी वेक्टर मेक्स से अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस,
ओपी जो है, देखो मेरा जो वेक्टर निकल के आया था, दिखाने यार 3D ना वैसे पढ़ाना मतलब क्लास में पढ़ाना आसान है, लेकिन वैसे पढ़ा पाना मुश्किल है थोड़ा। रुको, रुक जा यार मृदुल, पहले को ट्राई करते हैं, ठीक है ना, फिर वीडियो पे आएंगे। रुक जा, ठीक है, रुक जाओ भाई। क्या सबको ये 3 साइड्स दिख रही हैं? ठीक है ना। अब देखो, ये जो मेरी एप्पल पेंसिल है, ये ही मेरा वेक्टर है, ठीक है। ये व्हाइट वाली पेंसिल जो है, ये मेरा वेक्टर है। देख, ध्यान से देखना, क्या ये इन तीनों के साथ डिफरेंट एंगल बना रहा है? एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और एक एंगल इसके साथ बन रहा है, ठीक है ना। अभी देखो वेक्टर जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल नया। इससे अच्छा वेक्टर क्या होगा? एप्पल पेंसिल ले रखी है वेक्टर के तौर पे, ठीक है। ध्यान से समझो, ये 3 जो लाइंस हैं, है ना, मान लो ये वाली एक्स एक्सिस है, ये जो पीछे मेरी साइड जो आ रही है वो वाई एक्सिस है, और जो ऊपर निकल रही है वो जेड एक्सिस है, ठीक है ना। इस एप्पल पेंसिल ने इस वाले पेन के साथ एक्स एक्सिस के साथ जो, अच्छा हाँ अब दिख रहा होगा रूल, ठीक है, या ऐसे ले लो। हाँ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है, पता है इसमें तो। एप्पल पेंसिल की अगर कॉस्ट लिख दो तो वो उसका मैग्नीट्यूड भी है 8,500 रुपए। चलो गाइस देखो, ये वेक्टर कहीं बीच में है, ठीक है ना। ये वाला पेन, ये नीले वाला पेन एक्स एक्सिस है, ये वाली पेंसिल वाई एक्सिस है, और ये जो ऊपर जा रहा है ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देख, ये वाला जो ये जो तीर निकला, ये जो एप्पल पेंसिल है, ये इसके साथ ये वाला एंगल बना रही है, देखो ये मैंने यहाँ पे उंगली डाल दी, यहाँ पे एक ये एंगल बना रही है इसके साथ, और एक ऊपर वाला ये एंगल बना रही है, ठीक है ना। देख ये वाला जो एंगल है ना, ये, हाँ हाँ मैग्नीट्यूड उसका प्राइस होगा, नहीं भाई लेंथ होगी, मैग्नीट्यूड लेंथ होगी, ठीक है गाइस, हम लोग थोड़ा बह गए भावनाओं में। मैग्नीट्यूड लेंथ होगी, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो है, ठीक है ना, ये एंगल कह दो इसे अल्फा, ठीक है ना, मन से मान लिया अल्फा। ये वाई एक्सिस था, वाई एक्सिस के साथ बना दिया बीटा, और ये जेड एक्सिस था, जेड एक्सिस के साथ बना दिया गामा, ठीक है। देख, ये जो जहां पे इसका टिप है, इस टिप के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। मुझे बताओ, यहां से जब मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे पड़ने वाले परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कल बताया था। हाँ भाई देख, यहां जो परपेंडिकुलर पड़ रहा होगा वो एक्स होगा, यहां जो परपेंडिकुलर पड़ रहा होगा वो वाई होगा, और जो जेड एक्सिस पे पड़ रहा होगा वो जेड होगा। अच्छा देखो, क्या तुम लोगों ने एक ट्राइंगल तुम्हें दिखा? ट्राइंगल बनाऊं क्या? नहीं बन पाएगा, बना तो दूंगा। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिखेगा, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो इसमें कॉस अल्फा क्या होगा? मुझे बता दो, बस इतना बता दो। अगर ये एंगल अल्फा है तो कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मतलब ये जो इस नीले वाले पेन पे जो परपेंडिकुलर पड़ा, जो जिसकी लेंथ थी एक्स, अपॉन इसकी, ये जो व्हाइट वाली पेंसिल है एप्पल पेंसिल, इसकी लेंथ एक्स अपॉन मॉडुलस, वो होगा कॉस अल्फा। भाई देख, कॉस बीटा क्या होगा? जो इस पे परपेंडिकुलर, जो इस पेंसिल पे परपेंडिकुलर पड़ा, दैट लेंथ अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। और कॉस गामा होगा जो इस पे परपेंडिकुलर पड़ा अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस। क्या इतनी बातें समझ आई सबको? किसी को दिक्कत हो तो बताओ गाइस, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। आया ना? बढ़ जाऊं? चलो शेयर करता हूं भाई स्क्रीन। देखो, जो बातें अभी अभी हमने करी उसको यहां पे देखते हैं। देख, मैं अलग से बनाता हूं इसे,
देख ये जो ओपी वेक्टर है वो ये है, ठीक है। अब ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक। वो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कितना, ये एंगल बना रहा होगा जो होगा हमारे पास बीटा। और अच्छा कलर चेंज कर रहा हूं, रुक जा। जेड एक्सिस के साथ जो वो एंगल बनाएगा, ये एंगल, वो होगा से गामा। ये भाई क्या ये तीनों एंगल तुम्हें समझ आए? किसको इन तीनों एंगल्स में दिक्कत हुई? भाई समझ आ गया ना। अगर एक बार ये एंगल समझ आ गए तो देखो ओपी वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है। एमरिक समझ नहीं आया क्या? तुषार समझा? गामा में दिक्कत हो रही, गामा में दिक्कत हो रही, रुक जा। अच्छा देख, अरे यार देख तेरा अल्फा एंगल जितने लोगों का बना, अल्फा एंगल कैसे बनाया तुमने ओपी और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल लिया वो अल्फा था। तुमने जो ओपी और वाई एक्सिस के बीच का एंगल लिया वो बीटा था। जेड एक्सिस भी तो है ना, तो उसके साथ भी कुछ एंगल बन रहा होगा, वो गामा हो गया, सॉर्टेड, ठीक है ना। ओपी बना रहा है अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, बीटा एंगल विद वाई एक्सिस और गामा एंगल विद, डायग्राम दिखा दो, जेड एक्सिस। देखो भाई मैं दोबारा बनाता हूं। देख मान ले ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ये पॉइंट पी कहीं स्पेस में है, ठीक है। मैं डब्बा नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ पॉइंट पी बना रहा हूं। तुम यहां बैठे थे, कहां बैठे थे? ओरिजिन पे। तुम बने अर्जुन, तुमने बनाया, तुमने चलाया तीर और यहां देके मार दिया। देखो बिल्कुल सही तीर लग गया, ठीक है। अब वो तीर उस कोने से निकल के यहां आया होगा, तो देखो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल उसने अल्फा बनाया, जो उसने एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। ये एंगल इसने बनाया बीटा, जो उसने वाई एक्सिस के साथ बनाया। हाँ मछली की आंख में देखो, ये जो तुम देख पा रहे हो ये वाली जो लाइन है ना, ये इसके बाहर निकल रही है, मेरे आईपैड के प्लेन के बाहर निकल रही है, ऊपर निकल रही है, परपेंडिकुलर। जैसे तुम देखो, अगर तुम कॉपी को एक फ्लैट टेबल पे रख दो तो उसकी एक साइड एक्स एक्सिस है, दूसरी साइड वाई एक्सिस है, और जो तीसरा तीर जो नीचे से निकल के आ रहा है वो जेड एक्सिस है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ भाई, तुमने क्या भेजा है मुझे, है ना। मुझे लगता है वीडियो मुझे दिखानी ही पड़ेगी, एक बार इस पे भेज जरा। अच्छा कुछ भेजा है क्या? लेट मी चेक, लेट मी चेक। लो गाइस, थैंक्स। किसने भेजा था मुझे? थैंक्स मृदुल यार, आओ इससे ट्राई करते हैं। देखो हाँ 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 यार, 3D सॉफ्टवेयर में यूज कर सकता हूँ। देखता हूँ आज मैं कोई ऐप ढूंढता हूँ, ठीक है ना। आज मैं ऐप ढूंढता हूँ एक इस पे। देखो अभी इस पे समझ लो भाई, ये चीज तो हमें क्लियर थी कल वाली, ठीक है ना। अब देख ये पी पॉइंट जो है, ये पी पॉइंट स्पेस में आ गया, पी पॉइंट स्पेस में आया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। अब ओरिजिन से चल के जो तीर आया वो पी पॉइंट पे लगा। अब देखो वो आगे क्या करता है, देखो अब तुम्हें धीरे धीरे दिखेगा कि यार ये तीनों पे परपेंडिकुलर मारेगा। देखो अल्फा एंगल इसने क्या बनाया, अल्फा एंगल बनाया इसने एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला, वाई एक्सिस के साथ बनने वाला बीटा, और अब इसने बनाया गामा। मैं इसे थोड़ा सा पीछे करता हूँ, धीरे करता हूँ और बल्कि
with the positive direction of y-axis and makes an भाई angle जेड gamma एक्सिस के साथ एंगल दिखा, with the positive direction येलो of वाले एक्सिस के साथ z-axis. नीले वाली लाइन पे जो एंगल पड़ा, Angles made by ठीक the है? vector with क्या सब लोग positive देख पा रहे हैं? directions of x, फाइन। y and z-axis are called जिसको direction नहीं angles of समझ the आया था भाई, vector. क्लियर हो गया ना? Direction cosines अच्छा are मुझे called बताओ, जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर पड़ेगा उसके कोऑर्डिनेट्स x00 होंगे, वाई एक्सिस पे पड़ने वाले के क्या होंगे? 0y0, और जेड एक्सिस पे 00z। तो देखो इसमें ना ट्रायंगल देख, जो सामने वाला फेस है, देख इसमें 3 फेसेस हैं, एक ग्रीन वाला है, एक लाइट ब्लू वाला है। अच्छा बता रहा हूँ, समझ जाओ। देखो बेसिकली 3 फेसेस हैं, जो ग्रीन वाला फेस है वो फ्लोर है, ठीक है ना? जो लाइट ब्लू वाला ये जो साइड है, जो एक्सजेड प्लेन है तुम्हारा, वो तुम्हारी एक प्लेन है, और जो सामने है वो सामने वाली दीवार है। अब तुम देखो, इमेजिन कर सकते हो जिस कमरे में तुम बैठे हो, मान लो तुम इस कमरे में बैठे हो, तो तुम्हारा पैर जहां पर है, जो फ्लोर है वो ग्रीन वाला है, वो एक्स वाई प्लेन है ना? तुम्हारे लेफ्ट में जो दीवार है वो एक्स जेड प्लेन है, और जो तुम्हारे सामने वाली दीवार है वो वाई जेड प्लेन है। वो जो कोना है, वो कोना जो जहां पे तीनों मिल रहे हैं, वहां से एक तीर निकला और यहां पे आया, जो कि पॉइंट है P, ठीक है ना? अब तुमने देख लिया कि यार वो x के साथ एक एंगल बना रहा है, y के साथ एक एंगल बना रहा है, z के साथ एक एंगल बना रहा है, x y z के साथ, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि यार उस P पॉइंट से x एक्सिस पर एक तीर मारो, P पॉइंट पे बैठ जाओ, x एक्सिस पर तीर मारो, मुझे बताओ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्या वो कोऑर्डिनेट्स x00 होंगे? फाइन 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 फाइन। अब देखो तुम P पॉइंट पे बैठे हो, P पॉइंट पे बैठ के तुमने सामने वाली दीवार के फ्लोर पे y एक्सिस जो है वहां पे तीर मारा, वो पॉइंट होगा 0y0। कल गाइस यही सिखाया था मैंने। और z एक्सिस पे अगर तुम तीर मारोगे तो 0 0 z। अब देखो, अब जरा इसमें से एक उठा लो, y एक्सिस वाला तीर उठा लो। तुम P पॉइंट पे बैठे थे, तुमने y एक्सिस पे तीर मारा, क्या तुम्हें एक ट्रायंगल दिखा? भाई ट्रायंगल दिखा ऐसा? अब इसको दिखाना मुश्किल है, ठीक है ना? अब यार उस ट्रायंगल में देख, ओपी जो लेंथ है तुम्हें पता है, ओपी लेंथ ये लेंथ है, ठीक है? ओपी लेंथ तुम्हें पता है। एक काम करता हूं, रुको, इसको देख लेते हैं, इसमें कुछ और है क्या? हाँ हाँ, कुछ कुछ बता रखा है, चलो देखो, इसने कुछ कुछ बता रखा है। ओपी लेंथ आर है, आर इसने बता रखा है √x² + y² + z²। देखो मैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा बताना चाहता हूं, ठीक है? अब अच्छा, उस पर पेंसिल चलेगी नहीं शायद, चलो गाइस, ज्यादा इस पे यार हम लोग, ठीक है भाई, मुझे लगता है इतने में तो समझ आ गया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। देख यार, ये इधर आया होगा, ठीक है ना? ये एक ट्रायंगल बना होगा, ये होगा x00। ट्रायंगल कैसे बना होगा? ट्रायंगल बना होगा गाइस ऐसा, अरे इसे ऐसे समझो, शार्क का वो निकला हुआ है, शार्क का जो फिन होता है ना, वो है ये। तो यार ये लेंथ x है, ये लेंथ r है, तो क्या इस ट्रायंगल, इसे मान लो a कह देता हूं, इन ट्रायंगल OAP, OAP, क्या भाई
मुझे बताओ एंगल 90 डिग्री कौन सा होगा? एंगल ओ ए पी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। OA की लेंथ x होगी और OP की लेंथ r होगी, तो तुम कह सकते हो कि एंगल AOP वो अल्फा तुम्हें गिवन है, ठीक है ना। तो देखो कॉस ऑफ अल्फा, क्या वो OA बाय OP होगा? मुझे बताओ, जल्दी जल्दी नोट करो यार। एग्जैक्टली गाइस, मैं बस इतना ही बताना चाह रहा हूं यार। OA कितना है? x है, और OP कितना है? r है, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली आशीष सर ओपी क्या कह रहे हो भाई? देखो OPR होगा x बाय r। सिमिलरली क्या तुम cos बीटा को y बाय r देख पा रहे हो, और cos गामा को ओवर पावर, नहीं यार नहीं, cos गामा वुड बी z बाय r। मुझे बताओ क्या गाइस ये तीन बातें तुम्हें समझ आई नहीं आई? देखो क्लास में बताना आसान होता है ये चीज ना, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। मैं आज एक इस पे ऐप सर्च करता हूँ, कुछ मिल जाए 3D दिखाने के लिए ना, तो समझ आएगा बेहतर, ठीक है। तो गाइस देखो नाम क्या था इसका? डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस, ठीक है ना। तो यार यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ही हमारे क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। इन्हें ही कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। और देखो तुम्हें तुम्हें एक बात समझ आएगी, किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर को, जो पर्टिकुलर तीर है, उसको बताने के लिए तुम्हें ये तीनों चाहिए होंगे। क्या ये तीनों तुम्हें चाहिए होंगे? एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए होगा, वाई एक्सिस से एंगल चाहिए होगा, जेड एक्सिस से एंगल चाहिए होगा, तभी गाइस वो तीर फिक्स हो सकता है। मान लो तुम्हारे पास दो ही है ना, तो फिर वो तीर ऊपर नीचे घूमता रहेगा, ठीक है। वो तीर घूम सकता है, मतलब उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी, वो कहीं ऊपर नीचे जा सकता है। तो भाई एक पर्टिकुलर तीर को बताने के लिए हमें तीन एंगल्स की जरूरत है, जो कि है अल्फा बीटा गामा, और उनका कॉस उसको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है गाइस। अच्छा देखो यहां से अब हमने समझा, देखो इसको कहा जाता है डीसीज, देखो यार LMN से भी इसे डिनोट किया जाता है। L क्या होता है? कॉस अल्फा। M क्या होता है? कॉस बीटा। और N क्या होता है? कॉस गामा, ठीक है। अरे कोसाइन यार, कॉस लिया ना तूने। एक सवाल पूछा गया कि सर डायरेक्शन साइन क्यों नहीं कहते, डायरेक्शन कोसाइन क्यों कहते हैं? अरे भैया तुमने कॉस लिखा है ना, कॉस का एंगल बनाया है ना, तो इसलिए कोसाइन कहते हैं इसे, ठीक है। देखो अल्फा था x बाय आर, बीटा था y बाय आर, और गामा था z बाय आर, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, भाई क्या वो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हो गया, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। भाई देख 1/r स्क्वायर तूने बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर क्या था हमारे पास? आर था हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर का स्क्वायर, है ना। नहीं नहीं लिखना, मैं टाइम दूंगा यार।
अरे क्या गाइस, ये वैल्यू 1 आ गई, ऊपर नीचे कट गया। देखो यहां से नोट करो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस है, इन्हें एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, एल एम और एन। देखो अगर तुम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या गाइस इतनी बात सबको समझ आई? ठीक है, अरे बता दो जल्दी से। अब क्या हुआ ना, देख एल एम और एन जो थे हमारे क्या थे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं से लैम्डा से, पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं लैम्डा से, मतलब लैम्डा ए, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा एम, लैम्डा एन, ठीक है ना। ये अपने आप में से कोई नए नंबर निकल के आ गए, ए बी सी, या इन्हें कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज। अगर तुम डायरेक्शन कोसाइंस को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो फिर और से इसको आसान बनाने के लिए तुम इसकी जगह आर से मल्टीप्लाई कर दे, से आर से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को। आओ चलो यहां पे देखते हैं। देखो एल एम और एन थे हमारे पास, क्या थे ये, डीसीज। एल क्या था, एक्स बाय आर, वाई बाय आर, जेड बाय आर, ये है हमारे डीसीज। भाई इसको मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, है ना, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, लिख लिया तो वो भी सही है, मैं उसके बाद भी लिखूंगा, वही बात लिखूंगा। मैं पूरे को आर से मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स वाई जेड, यार ये जो एक्स वाई जेड है इन्हीं को कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। इसे एक्स वाई जेड को तुम ए बी सी भी कह सकते हो, कुछ भी कह दो यार। ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। हाँ आर है, आर है, आर है, लो आर है, ठीक है। अब चलो मुझे बताना, सपोज अ पॉइंट P is in space with coordinates से 1 2 3। देखो पॉइंट P कहीं भी हो सकता है। फाइंड ओपी वेक्टर निकालो, मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर निकालो, डायरेक्शन कोसाइंस निकालो और डायरेक्शन रेशियोज निकालो। इन चारों चीजों को इस पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए निकालो जिसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें गिवन है 1 2 और 3। जल्दी से मुझे बता दो इसको। भाई सबसे पहले मुझे बताओ कि ये पॉइंट P कौन से ऑक्टेंट में पड़ा होगा। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट ऑक्टेंट में हो, फाइन। मतलब ये कहीं यहां कहीं होगा, ठीक है। लो नोट करो, जल्दी जल्दी नोट किया करो यार। हो गया, चलो देखो क्या ओपी वेक्टर, अच्छा अब इसमें
ओपी वेक्टर मत बताओ यार, सिर्फ मॉडुलस बता दो। हाँ चलो तुम्हें आता है ना, बता दो, ठीक है। आई प्लस 2j प्लस 3k। गाइज मैंने आई जे के नहीं बताया तुम्हें, है ना, बाद में दोबारा बताऊंगा, ठीक है ना, अभी लिख दो सिर्फ ऐसे। मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर मुझे बताओ। इसको छोड़ दो क्योंकि मैंने अभी नहीं बताया, छोड़ दो इसे, ठीक है ना। तुम मुझे मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर बताओ। भाई वो होगा √1² प्लस 2² प्लस 3 का स्क्वायर। भाई 1 प्लस 4 प्लस 9, क्या √14 हो गया? मतलब इस तीर की लंबाई कितनी होगी? √14, ठीक है। मुझे बताओ कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होगा? क्या वो 1/√14 होगा? x/r, ठीक है। तो मैं अल्फा कह सकता हूं कॉस इनवर्स 1/√14, ठीक है। कॉस बीटा क्या होगा? 2/√14। तो भाई बीटा क्या होगा? कॉस इनवर्स 2/√14। और तीसरी बात, कॉस गामा क्या होगा? 3/√14। तो गामा होगा हमारे पास कॉस इनवर्स 3/√14। क्या गाइस ये समझ आया? अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं तुमसे पूछूं, अरे कॉस बीटा यार, बीटा, तुमसे मैं पूछूं इसके डीसीज क्या होंगे? डीसी, एल एम और एन की वैल्यू बताओ। एल एम एन क्या हुआ? जल्दी से मुझे बताओ, एल एम एन क्या हुआ? भाई क्या डीसीज? 1/√14, 2/√14, 3/√14 हो गए? नहीं निकिता, तुम्हारा आंसर गलत है। देखो कॉस है ये, कॉस, तुम्हें पता है ना कि कॉस हमेशा 1 और -1 के बीच में रहेगा, मतलब 1 से तो हमेशा छोटा होगा ना। देखो नॉर्मली जो चीजें हम पढ़ के आए हैं, कॉस का कुछ भी एंगल होगा, कॉस का कर्व तुम्हें याद नहीं है क्या? 1 और -1 के बीच में रहेगा, है ना। हाँ तो भाई देखो हमारे डीसीज क्या होंगे? हमारे डीसीज होंगे गाइस 1/√14, 2/√14 और 3/√14। क्या गाइस ये बात सबको समझ आई? ठीक है, ये हमारे हैं। देखो एलएमएन की वैल्यू बतानी है, अल्फा बीटा गामा नहीं बताना। अगर वो कह दे कि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है, तो वो एंगल अल्फा है ना। डीसी अल्फा नहीं है, डीसी इज कॉस अल्फा। मैं तो उनसे पूछूं डी आर, डी आर क्या होगा? भाई एलएमएन में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तुम, लैम्डा एल, लैम्डा एम, लैम्डा एन, भाई कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे यार। तुम √14 से मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3, है ना। तुम रूट इसे मल्टीप्लाई कर दो √14 × 2, तो देख 2 4 और 6, तुम मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 8 4 3 12, ये सब के सब क्या हैं? ये डीआरस है यहाँ, डायरेक्शन रेशो। अरे रेशो है भाई, कुछ भी हो सकता है, रेशो सेम रहना चाहिए। डीसीज का सेंस क्या बनता है? प्रखर मुझसे पूछ रहा है कि डीसीज का सेंस क्या बन रहा है। देखो गाइस, अगर तुम डीआरस का सेंस बना पा रहे हो बिकॉज ऑफ डीसीज, डीसीज के बेसिस पे तुम डीआरस का सेंस बना पा रहे हो। आयोटा से मल्टीप्लाई मत करो, आयोटा से मल्टीप्लाई मत करो, बिकॉज आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर। देखो अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर वो रेशियोज कहाँ रह जाएंगे? 0 0 0, हर किसी को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियोज कहाँ रह गए? वो रेशियोज तो एलिमिनेट हो गए ना। चलो भाई, क्या सबको डीसीज और डीआरस क्लियर हुए? बताओ भाई लोग, डीसीज और डीआरस में क्लियर हो गया ना। तुम डीसीज निकाल लो, मान लो तुम्हें गिवन है
एक वेक्टर ए बी से 3i माइनस 4j प्लस 7k। अभी ए बी वेक्टर कैसे आया? अब वही है ना यार, अभी रुक जाओ। ए बी क्या, ओ बी वेक्टर कहो यार, इसे हटाओ। ओ बी वेक्टर तुम्हें गिवन है। हाँ 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 रोहन, तुम्हारे मैसेज आ रहे हैं मुझे, तुम मुझे बस होस्ट पे भेजना, आईपैड पे मत भेजना। क्या कह रहे हो? गाइस देखो, डीसीज एक होगा, डीआरस इनफाइनाइट हो सकते हैं। नोट करके लिखना भाई लोग, डीसी वुड बी 1, डीआरस कैन बी इनफाइनाइट। अरे डीआर कुछ नहीं हुआ यार, भाई तूने एलएमएन निकाल लिया, थ्योरी तो अभी स्टार्ट करी है, मुझे पढ़ाने तो दो आगे, है ना। क्वेश्चंस पे आ जाएंगे गाइस, एक बार इस छोटी छोटी चीजों को निपटा दो। हमें मतलब ज्यादा समय लग रहा है इसमें, है ना, क्योंकि मैंने सोचा था आज मैं काफी कुछ निपटा दूंगा। देखो देखो भाई, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसका फंक्शन क्या हुआ। गाइस समझो, एक पर्टिकुलर तीर को बताने के लिए, पर्टिकुलर तीर को बताने के लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए होंगी। हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालना आता है, दूसरा है उसकी पोजीशन, उसकी पोजीशन, ठीक है ना। अब उसकी पोजीशन के लिए तुम्हें एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ एंगल निकालना है ना। तभी तुम उसका जो पोजीशन है, तब तुम उसकी पोजीशन फिक्स कर पाओगे। इसीलिए हमें डीसीज की जरूरत पड़ी। और देखो, क्योंकि डीसीज ना अच्छे नंबर नहीं दिख रहे, है ना। देख 1/√14, 2/√14, 3/√14 दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो इसने क्या किया ना, इसने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, डायरेक्शन रेशियो। इसने कहा कि कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे इनकी शक्ल सुधर जाए। ये फेयर एंड लवली का काम कर रहे हैं बेसिकली। सुधरता कुछ नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, तो किससे भी मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारी जितनी इच्छा, ठीक है। बस इसकी शक्ल सुधारनी है। क्या बात समझ आई? चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। ये 2-3 वेक्टर हैं, इनके डीसीज डी आर तुम्हें निकालने हैं, होमवर्क है, ठीक है। गाइस आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी काम करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे देखो, पहला है जीरो वेक्टर। हाँ भाई, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे, बस जीरो से मल्टीप्लाई मत करियो और इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब खत्म हो जाएगा, और इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो रियल नहीं रहेंगे। इन दोनों को छोड़ के तुम्हारी जिससे मन करे उससे मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो भाई, जीरो वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर whose initial and terminating points coincide। अरे यार, एक ऐसा वेक्टर जिसके इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, मतलब वो जहां से शुरू हो वहीं पे खत्म हो जाए, है ना। हाँ यार, फोन आया था, राइट, ठीक है ना। इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। भाई जीरो के ऊपर लगा दिया, ठीक है। देखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड वुड बी 0। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉट स्पेसिफाइड। डायरेक्शन इसकी स्पेसिफाई, भाई ऐसा हो गया हमारा जीरो वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड हो 1। तो एक ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर।
इट हैज डायरेक्शन ओनली। इसके पास क्या होता है सिर्फ, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो फिर वो जीरो वेक्टर, हाँ भाई जीरो वेक्टर ही कहेंगे उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसका इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे, ऐसे कैप कैप डिनोट करते हैं। जैसे ए कैप, मान लो एक वेक्टर है ए कैप, तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, 1 होगा, और ए कैप सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो भाई देखो एक वेक्टर ए है, उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड 1 है, तो देयरफॉर ए कैप क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब भाई मान लो एग्जाम्पल अभी हमने ओपी वेक्टर बनाया था, ओपी वेक्टर क्या था, आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। भाई इसका मॉड्यूलस ओपी वेक्टर कितना आया था, √14 आया था। तो भाई ओपी का यूनिट वेक्टर 1/√14 आई कैप, 2/√14 जे कैप, 3/√14 के कैप। तुम अगर एक बात समझ पा रहे हो, ये वो छोटा वेक्टर है एक यूनिट का जिसे रिपीट करके पूरा का पूरा वेक्टर बना होगा। क्या बात समझ आई? ठीक है, तीसरी बात, को इनिशियल वेक्टर। भाई नाम से क्लियर है, हैविंग सेम इनिशियल इनिशिएटिंग पॉइंट, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। मतलब क्या हुआ भाई, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है लेकिन इनिशिएटिंग पॉइंट सेम होगा। ये सारे वेक्टर क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर होंगे। ठीक है गाइस, चौथी बात, इक्वल वेक्टर्स। भाई देखो दो वेक्टर इक्वल तब होंगे जब उनका डायरेक्शन भी बराबर होगा और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। टू वेक्टर्स are said to be equal if they have same magnitude and same direction। मुझे एक बात बताओ, क्या उनको इनिशियल को इनिशियल वेक्टर होना जरूरी है ऐसे केस में? मुझे बताओ, क्या उन्हें को इनिशियल वेक्टर होना जरूरी है ऐसे केस में? नहीं भाई, को इनिशियल वेक्टर होना जरूरी नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल पॉइंट। समझे? टू और मोर लिख दो यार, टू और मोर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 वेक्टर भी सेम हो सकते हैं। जैसे देखो मान लो ये हमारा वेक्टर नहीं है, पैरेलल वेक्टर बता तो दो अमरीक, रुक जा यार अभी 1 मिनट रुक। मान लो ये हमारी डायरेक्शन लाइन, ठीक है ना, इसमें मैं सेम लेंथ के वेक्टर बना दूं। यार ये सब के सब सेम लेंथ है और देखो इनका डायरेक्शन भी सेम है ना, तो फिर ये तीनों के तीनों वेक्टर कैसे हैं, इक्वल वेक्टर है। ठीक है, दे आर रिटन एज वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, है ना। रुक जा, आ रहा है, धीरे रुक जाओ, आ रहा है। ठीक है, सिर्फ इतनी बात है कि इनिशियल पॉइंट को सेम हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, हमें दिक्कत नहीं। देखो अगर हुआ तो फिर वो सेम ही वेक्टर बन जाएगा। ठीक है ना,
उसके बाद है चौथा पॉइंट, निगेशन ऑफ अ वेक्टर। भाई निगेशन ऑफ अ वेक्टर क्या हुआ, को इनिशियल वाली ले, ऐसे सभी वेक्टर्स जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो। देखो मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता, डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता, बस इनिशियल पॉइंट सेम होगा यहाँ, ठीक है। चलो निगेशन ऑफ अ वेक्टर समझते हैं। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। देखो अब मान लो एक इनिशियल पॉइंट ये है, मैंने ये एक से OA वेक्टर बनाया, ठीक है ना, इसकी लेंथ इतनी है। भाई मैं इसके अपोजिट मान लो मैं एक दूसरा वेक्टर बना दूं, A डैश OA डैश, तो भाई तुम देखोगे मॉड OA डैश और मॉड OA वेक्टर दोनों बराबर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, से ये भी x है, ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है, ठीक है ना, बट डायरेक्शन अपोजिट है, बट डायरेक्शन आर अपोजिट, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो भाई ऐसे वेक्टर को क्या कहूंगा मैं, अगर मान लो मेरा OA वेक्टर A वेक्टर है तो OA डैश वेक्टर मेरा माइनस ऑफ A वेक्टर होगा। बात समझ आई, अगर OA वेक्टर मेरा A वेक्टर है तो फिर ये माइनस ऑफ A वेक्टर होगा। इसका तीर उधर मत चलाना, ठीक है ना, इसे रिप्रेजेंट जब तुमने कर दिया तो ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद पांचवा बात, फ्री वेक्टर। नहीं भाई फ्री वेक्टर क्या होगा, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो। भाई फ्री है मतलब उसको कहीं बांध ही नहीं रखा तुमने, कहीं भी चला दो, दैट इज अ फ्री वेक्टर। चाय सुन लिया तुम लोगों ने, बड़े तेज है तुम लोग। जो भी हो जाए तुम देख लेना। नहीं यार, चाय सिर्फ चाय मिल रही थी आज तो। अब देखो, अब बात है पैरेलल वेक्टर। दिल्ली में रहते हो, चलो पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। देखो दो वेक्टर, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल if they have same support line or parallel support। ठीक है, सेम डायरेक्शन नहीं। देखो भाई डायरेक्शन की इसने बात नहीं करी, इसने कहा सिर्फ सपोर्ट लाइन सेम होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। जैसे सपोर्ट लाइन क्या, मान लो डॉट 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 वाली जो लाइन है ना, दिस इज अ सपोर्ट लाइन गाइस, ठीक है। अब एक वेक्टर, मान लो दो वेक्टर जिनके लिए सेम सपोर्ट हो, मतलब अब वो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है ना, पैरेलल कहेंगे। नहीं भाई मैंने बाबा के ढाबे पे खाना नहीं खाया है ना, वो बहुत जल्दी हाइप हो गया वो। ये पैरेलल ऐसे, देखो इसका इनिशिएटिंग पॉइंट वेक्टर का कहीं भी हो सकता है, कितनी भी लेंथ का हो सकता है, कोई वो नहीं है, बस सपोर्ट लाइन जो होनी चाहिए ये क्या है, सपोर्ट लाइन।
ये भी क्या है, सपोर्ट लाइन। ये सेम होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अभी आ रहा है, आगे आगे आ रहा है, फिर रुक जाओ, है ना। उसके बाद है हमारे पास लाइक वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। देखो, दो पैरेलल वेक्टर्स having same direction, टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, इन्हें कहा जाता है लाइक वेक्टर, ठीक है। और अनलाइक वेक्टर क्या हुए, टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। ऊपर वाले से समझो, देखो मान ले ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। मुझे बताओ कि क्या ए बी सी और डी पैरेलल वेक्टर्स हैं चारों के चारों? भाई क्या ए बी सी और डी चारों पैरेलल वेक्टर्स हैं? क्यों पैरेलल वेक्टर्स है? बिकॉज इनका या फिर तो सपोर्ट लाइन सेम है या इनके पास पैरेलल लाइन है, पैरेलल सपोर्ट लाइन है। अब मुझे बताओ इनमें से लाइक कौन से हैं और अनलाइक कौन से हैं? लाइक वेक्टर कौन से होंगे? जिनका डायरेक्शन सेम होगा, सेम दिशा में जाने वाले लोग लाइक वेक्टर्स होंगे, लाइक माइंडेड पर्सन। बताओ भाई कौन से वेक्टर हैं? तो इसलिए क्या सी होना चाहिए? हाँ भाई देखो, तीन वेक्टर्स इसमें लाइक वेक्टर्स हैं, अगर तुम इधर देख पाओ, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर लाइक वेक्टर्स। ए बी सी तीन कैसे हैं? लाइक वेक्टर्स है, बिकॉज इनका डायरेक्शन सेम है यार, ठीक है ना। डायरेक्शन अगर सेम है तो लाइक वेक्टर्स होंगे। अनलाइक वेक्टर्स कौन से होंगे मुझे बताओ जरा। सी डी अनलाइक होंगे? नहीं, देखो जब भी तुम अनलाइक वेक्टर्स बताओगे तो तुम्हें किसी के रिस्पेक्ट में बताना होगा, एटलीस्ट दो तो बताने होंगे, ठीक है ना। देखो सी और डी, ए और डी और बी डी, ये कैसे होंगे? ये अनलाइक वेक्टर्स होंगे। ये कैसे वेक्टर्स होंगे? अनलाइक वेक्टर्स होंगे। क्या बात समझ आई? नहीं यार, सी डी लाइक कैसे होंगे? लाइक वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए, है ना। हर्षित समझ आया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहीं से वो बिल्कुल अलग वेक्टर हैं, पैरेलल नहीं तो भी अनलाइक होंगे। अच्छा अच्छा, ये एक भाई गाइस एक बहुत अच्छा पॉइंट आया, एक अच्छा पॉइंट आया। देखो किसने मुझसे पूछा, मैं बताता हूँ। प्रखर मुझसे पूछ रहा है कि दो बिल्कुल अलग वेक्टर हैं, पैरेलल नहीं होंगे तो अनलाइक होंगे। यार देख, अनलाइक वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, है ना। क्लियर नहीं हुआ? कोई बात नहीं, करता हूं। देखो एक चीज समझो, देखो देख, ये एक सपोर्ट लाइन, ठीक है ना। तुम यहां बैठे हो, तुम यहां बैठे हो तीर लेके, ठीक है। यहां पे तुम बैठ के तीर लेके,
तुमने तीर चलाया एक, चलो मैं यहां बैठा हूं, ठीक है ना, मैं भी तीर लेके बैठा हूं और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब देख, हम दोनों ने इसी लाइन पे तीर चलाया, ठीक है, रेड तीर चलाते हैं, चलो सेम तीर चलाया भाई, सेम डायरेक्शन है, दोनों का तीर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि यार वो मैं उठा दे रहा हूँ ना, जल्दी से कर दे रहा हूं। तो भाई ये लाइक वेक्टर्स हो गए। अब मान लो अपोजिट डायरेक्शन क्या हुआ कि भाई तू तो इधर, तुम लोग तो इधर चलाओ, है ना, तुम इधर चलाओ और मैं इधर चलाऊं, मैं अपोजिट हो गया, तो फिर ये अनलाइक वेक्टर्स हुए। बात समझ आई? मैं कहीं और चलाऊंगा ना यार, तो फिर मैं लाइक अनलाइक को बता नहीं सकता, बिकॉज वो तीर तो कहीं और ही जा रहा होगा ना। इस तीर के बारे में तुम कह सकते हो ना, ये इसके पैरेलल है, इधर जा रहा होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर्स ए एंड बी, नहीं भाई निकिता देखो, मैंने मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं कही, तुम्हारा छोटा तीर हुआ, तुम्हारा छोटा तीर होगा, मेरा हो सकता है बड़ा तीर हो, तो फिर मैग्नीट्यूड की मैंने कोई बात नहीं करी, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकते हैं, ठीक है गाइस। देखो वेक्टर ए और बी आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर कहेंगे उन्हें इफ दे हैव सेम डायरेक्शन और आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। देखो कोलिनियर कहने का मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे अगर उनका डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन समझ गए ना भाई, सपोर्ट लाइन या फिर तो सेम हो या पैरेलल हो, है ना। सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ वो पैरेलल हो सकते हैं, या भाई अब देखो हम बात कर रहे हैं कोलिनियर की, मतलब सपोर्ट लाइन या फिर तो सेम हो सकती है, इस लाइन पे ही पढ़ने वाले दो वेक्टर, अब वो ऐसे भी हो सकते हैं या ऐसे भी हो सकते हैं, तब भी ये कोलिनियर है, ठीक है। या इसके पैरेलल एक सपोर्ट लाइन हो, इस पे पढ़ने वाला कोई एक वेक्टर, भाई ये सारे के सारे वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। समझ पा रहे हो, ये सारे के सारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है। भाई वेक्टर ए लैम्डा वेक्टर बी है ना, डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही है। हाँ, अनलाइक अनलाइक कंबाइन हो गए गाइस, है ना। वेक्टर बी म्यू वेक्टर सी है। देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन भी बदल सकती है ना, अगर तुम माइनस के साथ कर सो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल सकती है। किस केस में? कोलिनियर वेक्टर्स के केस में। हाँ एग्जैक्टली, पैरेलल वेक्टर्स जैसा। देखो इसके बाद आया हमारे पास नॉन कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन, जिनका डिफरेंट डायरेक्शन हो, उसे कहेंगे हम नॉन कोलिनियर वेक्टर। भाई बात समझ आई? मतलब एक इधर जा रहा है, एक कहीं और चला जाए, कहीं भी नहीं नहीं नहीं। अरे देख, कोलिनियर समझ आया, कोलिनियर समझ आया ना, मतलब उनका डायरेक्शन सेम होगा। अगर तुम्हारा डायरेक्शन, हाँ अभी कर दूंगा तुषार यार, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। अगर तुम्हारा डायरेक्शन डिफरेंट है ना, तो यार वो नॉन कोलिनियर है ना। तो वो कैसे होंगे? नॉन कोलिनियर होंगे। लिखने दो, लिखो भाई लिखो, जल्दी से लिखो।
यार रोहन एंटी पैरेलल, सर अगर दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल 180 डिग्री हो तो अब मुझे बताओ, क्या वो अपोजिट वेक्टर्स होंगे या फिर कैसे वेक्टर्स होंगे? लाइक वेक्टर्स होंगे, अनलाइक वेक्टर्स होंगे? क्लास कब खत्म होगी? अच्छा बस एक पॉइंट नोट कर लो, एक पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है ना? कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन, है ना? वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन उन्हें कहा जाएगा कोप्लेनर वेक्टर। कैसा? मान लो ये हमारा प्लेन है, ठीक है ना, इसमें कोई भी दो वेक्टर यार जो इस पन्ने पे पड़े हों, मान लो ये पेज है तुम्हारा, इस पेज पे तुमने 3 लाइन कहीं भी बना दी यार, ये सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है गाइस? भाई क्या इतनी बात समझ आई? चलो देखो ये टाइप्स थे, है ना, वेक्टर्स के, जो हमने सीखने थे। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर्स पे काम करेंगे, सीखेंगे, उसे याद करेंगे। तुम्हारा संडे में टेस्ट है क्या? लास्ट दिखा दो, लो। हाँ इसी पे काम करेंगे भाई, ट्रायंगल लॉ पैरेलल लॉ। हाँ भाई, ऑल द बेस्ट गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से करके आना, ठीक है सब लोग? चलो भाई आज की सभा समाप्त करते हैं, ठीक है? जल्दी से नोट कर लो भाई लोग। हाँ निधि बोलो। गाइस आज की क्लास यहीं पे, या मैंने पेपर देखा नहीं अभी। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, हाँ रोहन क्या पूछना चाह रहे हो, कौन से प्रूफ पूछ रहे हो? गाइस मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना?